Welcome all of you. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sakalchand Patel University, Visnagar, Gujarat. Today we are discuss about data structure. First of all, it is important to know you which particular course that can related with this topic. It is Diploma Computer Science and Information Technology. BE or BTech students of Computer Science and Information Technology, Master of Computer Application MCA, MSc IT, Postgraduate Diploma in Computer Application PGDCA, Bachelor of Computer Application BCA, and BSc IT students. So let we start about the data structure. Before we start the data structure, my dear students and friends, you already learn C language, programming of C. So let me have start about data structure. It is an introduction lecture of today. To understand the data structure, it is very important to know what is data. As the definition of dictionary, the quantities, characters, or symbol on which operations are performed by computer, which may be stored and transmitted in the form of electronic signals and recorded on magnetic, optical, or mechanical recording media is called data, or it can pronounce as data. जब भी कोई कंप्यूटर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स जो कीबोर्ड्स के अंदर होते हैं 0 to 9, कैरेक्टर्स अल्फाबेट A to Z और सिंबल्स जो हम जानते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेस होती है और कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है. कभी हम लोग टाइप करते हैं तो वो एक प्रकार का ट्रांसमिशन है, क्योंकि आप जिस सीक्वेंस में आप टाइप कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको कैरेक्टर्स मिलके वर्ड्स मिलके सेंटेंस मिलके पैराग्राफ मिलके पेजेस ऐसे बनते जाते हैं. और ये सब जो डेटा है वो कभी ना कभी हम लोगों को स्टोर करना पड़ता है, और वो स्टोर मैग्नेटिक डिस्क मतलब कि हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क मतलब कि हमारी पेन ड्राइव या यूएसबी पेन ड्राइव या पोर्टेबल हार्ड डिस्क, और मैकेनिकल रिकॉर्डिंग मीडिया मीन्स पुराने टाइम पे जो फ्लॉपी डिस्क थी या कोई कैसेट्स वगैरह थी वो. तो जो कंप्यूटर के अंदर न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स सिंबल जो आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं उसको स्टोर करना या ट्रांसमिट करना कंप्यूटर के अंदर, वो भी मैग्नेटिक टैप के अंदर, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर या मैकेनिकल रिकॉर्डिंग के अंदर, तो उसको डाटा कहते हैं. यहाँ पे जहाँ पे अभी मेरा कर्सर घूम रहा है आप देखिए, C=A+B, ये एक प्रकार का इक्वेशन है जो हम लोग जानते हैं कि ए और बी ये दोनों है वो हमारे डेटा है, और उस डेटा में जो भी वैल्यू होगी, बिकॉज ए और बी वेरिएबल कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो यू नो द डेटा टाइप एंड वेरिएबल, उन दोनों का समेशन होगा और सी में जाएगी. तो ये जो प्रकार का डेटा होगा, न्यूमेरिकल होगा तो एडिशन होगा और सी में जाएगा. तो इस डेटा को सेव करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो अलग विविधता है उसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको डेटा कहा जाता है, और डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब नेक्स्ट लेते हैं, व्हेन डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल, बट इन previous semester you know the difference between data and information, but again as a data structure I would like to clear you. डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन मतलब डेटा जो होता है वो रो स्वरूप में होता है, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुई होती है. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जहां मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. जब इसके ऊपर प्रोसेस हुई और वो जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, तो आप देख रहे हैं माई नेम इज जसप्रीत, ये कैरेक्टर का समूह जो सेंटेंस के स्वरूप में है उसका एक मीनिंग हो कि मेरा नाम जसप्रीत है. तो डेटा के ऊपर एक प्रकार की खास प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद डेटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है,
और इंफॉर्मेशन ऑलवेज मीनिंगफुल होती है। अब आप देख सकते हैं, इफ डेटा इज अरेंज अ सिस्टमेटिक वे देन इट गेट्स अ स्ट्रक्चर। देखिए अभी आप दूसरी स्लाइड में समझ गए कि डेटा और स्ट्रक्चर का क्या संबंध है। डेटा रो होता है और उसके ऊपर प्रोसेस होकर जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उस स्ट्रक्चर की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। एंड बिकम अ मीनिंगफुल, क्योंकि जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम लोग ये कहेंगे कि ये मीनिंगफुल ही होता है। दिस मीनिंगफुल और प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जिसके आधार पे कुछ आप विश्लेषण कर सके, एनालिसिस कर सके, उसके हिसाब से आपको एक मीनिंग मिले। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि माई नेम इज जसप्रीत, वो अब कैरेक्टर के समूह के साथ एक वाक्य को दर्शाता है और उसके साथ हम लोग एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाते हैं, और वो है माई नेम इज जसप्रीत। सो यहाँ आपने सीखा डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा किस तरह से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि डेटा पे एक प्रोसेस होती है, एक स्ट्रक्चर उसको मिलता है, तब वो इंफॉर्मेशन में जनरेट होता है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द डेटा नीड्स टू बी मैनेज और टू बी मैनेज इन सच अ वे दैट इट कैन प्रोड्यूस सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा के ऊपर जब भी कोई प्रोसेस होती है तो वो अंडरस्टैंड फॉर्म में, मतलब कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट to provide an appropriate way to a structure the data, we need to know as data structure। जब किसी भी डेटा पे कोई प्रोसेस होती है तो वो जो प्रोसेस होती है वो उसको मीनिंगफुल बनाती है, वो उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। तो जो वो प्रोसेस है डेटा को अरेंज करने के लिए, अरेंज करना मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में उसको रिप्रेजेंट करना। और इसीलिए इस स्लाइड में आप अब समझ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर, फाउंडेशन और द बेसिक कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? Data structure is a systematic way to organize the data so that it can be used efficiently। मतलब कि डेटा को इस तरह से यूज करना है कि उसको मैक्सिमम यूज किया जा सके। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है एरे। अब आपको मालूम है कि मैं 25 वेरिएबल डिक्लेयर इंडिपेंडेंट करूं, उससे अच्छा है कि एक एरे डिक्लेयर कर लूं। Instead of creating multiple variables of the same type, why not create an array to store all the value? एरे की डेफिनेशन भी आपको मालूम है, एरे आप सीख चुके हैं। तो एरे सेम डेटा टाइप का अलग अलग डेटा का समूह होता है, उसको हम लोग एरे कहते हैं। 20 वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा है एक एरे डिक्लेयर करो। Storing string is equivalent of storing a sequence of character. This is required an array। जब आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं सी लैंग्वेज में तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। किसी का नाम 2 अक्षर का होता है, ओ एम ओम। मेरा नाम अभिजीत तो 8 अक्षर का हुआ, पर वो कैरेक्टर का समूह है और वो कैरेक्टर के समूह को हमको स्ट्रिंग में देना होता है। चलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को सम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं, ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं, बट रियल लाइफ एग्जांपल को अब ना हमारा समझना जरूरी है। एग्जांपल नंबर 1, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग रीडू एंड अनडू फीचर्स। फ्रेंड्स, जब आप कोई वर्ड के अंदर, एमएस ऑफिस के अंदर, वर्ड के अंदर आप कुछ टाइप कर रहे हो और आपसे कुछ गलती हो गई तो आप तुरंत कंट्रोल जेड कर देते हो। तो कंट्रोल जेड अनडू, कंट्रोल वाई रीडू, ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक का उदाहरण है। आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, द प्राइमरी गोल ऑफ न्यूज एकेडमी इज टू गिव क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन लेना था, पर यहाँ पे एजुकेशन का स्पेलिंग गलत है, बट जब वो टाइप किया जा रहा था तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडू का एक स्टैक मैंने रखा है, जहां पे मेरा अभी माउस घूम रहा है। आप देख सकते हैं क्वालिटी एक वर्ड है जो कि एक साथ टाइप हुआ है,
फिर मैंने ईडी टाइप किया, उसके बाद यू रह गया था क्योंकि थोड़ी सेकंड्स के लिए मैंने टाइपिंग होल्ड कर दी थी, और उसके बाद मैंने कैशन लिखा। आई प्रेस कंट्रोल जेड। जब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं, क्योंकि एजुकेशन के लिए यू मिसिंग है, EDUCATION होता है, तो क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो स्टैक है, उस स्टैक में से कैशन अंडू स्टैक में से निकल के रीडू स्टैक में चला गया। जब मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो CATION जो वर्ड था, वो वर्ड कंट्रोल जेड मतलब के अंडू के जो स्टैक था उसमें से निकल के रीडू में आ गया। अब मान लीजिए मुझे वो एजुकेशन का गलत तो गलत स्पेलिंग मुझे वापस से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वाई मीन्स रीडू। और जब मैं कंट्रोल वाई करूंगा तब ये CATION फिर से ऊपर अंडू के स्टैक में आ जाएगा। तो आपने फ्रेंड्स ये देखा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब मैं टाइप कर रहा हूं तब मेरा जो लास्ट वर्ड है वो कंट्रोल जेड करने से वो बाहर गया। सो दिस इज स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। आपको जब डिटेल यूनिट में स्टैक पढ़ाया जाएगा तब आप सिर्फ इतना याद रखना, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो लास्ट टाइप हुआ है वो पहले निकल रहा है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया स्टैक। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर एन इमेज एज अ बीट मैप। जब हम आजकल फोटोग्राफी करते हैं, मोबाइल में फोटो निकालते हैं, DSLR में फोटो निकालते हैं, तो इमेज है क्या, इमेज है वो पिक्सल का समूह है, बिट मैप इमेज है, वो भी एरे। एरे इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे डेटा को एक सीक्वेंस में सेम डेटा टाइप वाले वैल्यू को एक एरे में डाला जाता है। तो इमेज जो होती है वो भी एक एरे का एग्जांपल है, और एरे है वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपकी समझ के लिए यहाँ पे रखा है, बिट मैप इमेज आर स्टोर्ड एज एन सीरीज ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। यहाँ पे जो इमेज दिख रही है पिकाचू की, तो ये जो इमेज है वो छोटे छोटे डॉट से बनी हुई है, उसको हम लोग पिक्सेल्स कहते हैं। Here, each pixel is actually a small square that assigning a color and then arrange in a pattern to form an image like following. कभी भी आप कोई डिजिटल इमेज की फोटोग्राफी करते हैं या आप अपने मोबाइल से या कहीं से भी आप पिक्चर लेते हैं, जब उसका हम प्रिंट लेते हैं तब वो एक्चुअल में उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो आपके सामने, जिस तरह से ये कार्टून पिकाचू का इमेज दिख रहा है वैसा ही होता है। दूसरी बात, इसके अंदर अच्छी बात यह है कि ये 2 डायमेंशन एरे है, जहां पे यहाँ पे मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, आप समझ लीजिए 37/40, मतलब कि इसमें 37 कॉलम्स है एंड 40 रो है। उसमें से पर्टिकुलर ये 2 डायमेंशन एरे में कहीं ब्लैक कलर है, देख सकते हैं आप पिकाचू का जो ईयर है, जो कान है उसके ऊपर ब्लैक है, ब्लैक बॉर्डर है, फिर उसकी आईज में ब्लैक के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, फिर येलो कलर मैक्सिमम है। ये सब डॉट्स को एरे के अंदर, 2 डायमेंशन एरे के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि एक एक पिक्सल में जो व्हाइट है मीन्स वो ब्लैंक, और जो भी कलर आपको दिख रहा है, कहीं लाइट ऑरेंज दिख रहा है, कभी कहीं रेड दिख रहा है, कहीं ब्लैक बॉर्डर दिख रही है, कहीं पे येलो कलर मैक्सिमम दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एरे। इमेज है वो एक प्रकार का एरे का रिप्रेजेंट है, और एरे में 2 डायमेंशन एरे होता है, जिसमें आपने ये समझा कि 37/40 का 2 डायमेंशन एरे है, उसमें उस इमेज के उस एरे के अंदर एक एक कलर पिक्सल में भरा जा रहा है, और इसी तरह से कोई भी इमेज जनरेट होती है। ओके, अभी हम लोग तीसरा और आखिरी एग्जांपल ले रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, और वो है ग्राफ। और ग्राफ को समझने के लिए आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया है, फेसबुक है, तो हम लोग उसी का उदाहरण ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग द फ्रेंडशिप इंफॉर्मेशन ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जेम्स, मार्क और लिया, वो तीनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। और अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जेम्स मार्क का फ्रेंड है,
और जेम्स डायरेक्टली कनेक्टेड है लिया के साथ, तो वो अपने फेसबुक के अंदर एज अ फ्रेंड है। पर आप देख रहे हैं मार्क है वो ल्यूसी का भी फ्रेंड है और लिया है वो ल्यूसी का भी फ्रेंड है, और ये चारों एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जेम्स को जो सजेशन आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये जो लूसी है उसका भी सजेशन आएगा, और ये जो जेम्स है वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मतलब कि आप एक कॉमन पैरामीटर समझ लीजिए, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो वो कॉमन जॉब होता है। आजकल लिंक्डइन वो भी बहुत काफी फेमस है सोशल मीडिया के अंदर, और लिंक्डइन में कॉमन ग्रुप, कॉमन पीपल ज्यादातर ऑटोमेटिक सजेस्ट होता है, और उस तरह से उनके नेटवर्क कनेक्शंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपने ये समझ लिया है कि डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ थियरी यूज हो रही है, और उस ग्राफ का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम सोशल मीडिया कर रहा है। फिर वो फेसबुक के अंदर आपको फ्रेंड्स सजेशन फ्रेंड्स देने का काम कर रहे हैं, या लिंक्डइन के अंदर आप जिस प्रोफेशन में है, जिस डिग्री में पढ़ रहे हैं, उस डिग्री के रिलेटेड कोई दूसरी यूनिवर्सिटी और दूसरी कॉलेजेस के बच्चों का भी आपको सजेशन आ सकता है, जिससे आप एक पूरा नेटवर्क बना रहे हैं। और सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह से आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके नेटवर्क्स लिंक्डइन है तो बढ़ रहे हैं, तो उसका रीजन है डेटा स्ट्रक्चर का ग्राफ, क्योंकि ग्राफ ऑलवेज कनेक्ट करता है कॉमन पैरामीटर्स को, और कॉमन पैरामीटर्स के द्वारा ये ग्राफ बनता है। सो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आज हमने देखा प्रॉपरली एरे के द्वारा इमेज बनी जा सकती है, यस। ग्राफ के द्वारा सोशल मीडिया हैंडल किया जा सकता है, यस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने जो देखा वो बेहतरीन उदाहरण देखा अंडू और रीडू का, जिसके अंदर स्टैक के द्वारा कंट्रोल जेड के द्वारा लास्ट एक्शन को रिमूव भी किया जा सकता है, और जो चीज रिमूव की है उसको वापस लाने के लिए रीडू भी किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच टू लिसन मी, वॉच मी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड लर्न मोर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड दिस इज अगेन साकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि कोविड और पेंडेमिक के साथ साथ हमको डिजिटल लर्निंग, आईसीटी और ई कंटेंट को हम लोग एज ए एडिशनल पार्ट के हिसाब से सीखते हैं तो वो बेहतर है। थैंक यू वन एंड ऑल।